जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। जी, एक नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं, एक नई पॉडकास्ट के साथ हम हाज़िर हैं और ये पॉडकास्ट भी तनवीर अहमद ख़ान साहब के साथ है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कोचिंग के हवाले से इनसे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी गहरी नज़र है इनकी कोचिंग के हवाले से, ना सिर्फ़ करवाते हैं बल्कि ट्रेनिंग देते हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल कोचिंग सेशंस इन्होंने किए हैं, खुद सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया अगेन हमारे विंड मैसन में आने का। ये अगर मैं पूछूँ कोचिंग, तो ये कोचिंग क्या है? क्या करते हैं आप? मैंने तो वैसे जो कोचिंग देखी थी वो फुटबॉल का कोच और क्रिकेट का कोच, और ये आपकी कोचिंग और उस कोचिंग में क्या फ़र्क है? माशा तबारकल्ला बहुत अच्छा सवाल है। और ये जो कोचिंग का वर्ड है ये इसके बारे में बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस है। मैं अपना थोड़ा-सा तारुफ करा दूँ कि मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ फ्रॉम 3 डिफरेंट कोचिंग स्कूल्स, फ्रॉम मार्स वीनस, फ्रॉम फिफ्थ डिसिप्लिन, गोल इमेजरी। और अब जो लास्ट मैंने सर्टिफिकेशन की है वो आईसीएफ की है, माशा जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कोचिंग कहा जाता है। माशाअल्लाह। पीसीसी सर्टिफिकेशन जो कि 1% ऑफ द कोचेज़ इन द वर्ल्ड के पास है, और पाकिस्तान में तकरीबन 10 से 10 लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये अचीवमेंट्स मिली। अच्छा, हम एज़ कोचेज़ कि हमारा बिलीफ क्या होता है कि अल्लाह ताला ने हर शख्स के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल रखा होता है। सही। उस पोटेंशियल का उस शख्स को खुद भी नहीं पता होता। कोचिंग एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम एक क्लाइंट को एक बड़ी सेक्रेट स्पेस लेते हैं, जहाँ पे वो जो भी कुछ हमें बताता है वो एक इमारत के तौर पर रहता है। और हम उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम उसी की पर्सनैलिटी में से निकालते हैं। क्योंकि देखिए, आपका अगर एक प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन दूँगा, तो शायद वो सारे एस्पेक्ट्स कवर ना करे। सही। लेकिन अगर मैं आपकी ज़ात में से ही तमाम नॉलेज को इकट्ठा करके वो सॉल्यूशन निकालूँ जो आपकी सिचुएशन में बेस्ट है, आप उसको ओन भी करेंगे और आप उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। यानी आप हमारे मसाइल का हल हमसे ही पूछकर उन्हीं में से निकाल कर दे देते हैं, ये कोचिंग है। बिल्कुल। माशाल्लाह। तो जो सीईओज़ वगैरह होते हैं, इनके तो मेरे ख़्याल में स्ट्रेस लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है। टाइम मैनेजमेंट करना, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में टाइम देना और फिर उनको सक्सेसफुली अचीव करना, इतने टास्क्स होते हैं इनके। इनको आप कैसे कोच करते हैं और क्या कोच करते हैं आप एक सीईओ को? ज़बरदस्त। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ग्रुप कोचिंग करने का भी है, जो कंपनीज़ के जो है सी लेवल एग्ज़ीक्यूटिव्स उनको कोच करने का। इसी तरीके से सीईओज़ को भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोच करता रहा हूँ, पाकिस्तान में, यूके में, सऊदी अरेबिया में भी मैं सी लेवल क्लाइंट्स को कोच कर रहा हूँ। बेसिकली जो सी लेवल एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं ना, उनका एक बड़ा मसला होता है। उनका बड़ा मसला होता है कि वो बेताज बादशाह होते हैं कंपनी के। अ, अब उन्होंने जो भी डिसीज़न किया ना, पूरी कंपनी कहती है लब्बैक, वो उनके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, सही। और वो अपनी टीम के साथ अपने आइडियाज़ डिस्कस नहीं कर सकते। सही। तो जब वो कोई आइडिया सोचते हैं, उनके पास कोई एक साउंडिंग बोर्ड नहीं होता। कोई होता नहीं है शख़्स जिसके साथ वो उस आइडिया को डिस्कस करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप अपना आइडिया, ऐसा हुआ है ना कभी कि आपने नहीं, किसी को अपना आइडिया बताया, और आइडियाज़ को डिस्कस करते हो, एक्सप्लेन करते हो, आप खुद कहते हैं यार मैं इसकी जगह ऐसा ना करूँ। ऐसा नहीं कर। तो होता ये है कि कोचेज़ उनको वो स्पेस देते हैं जिसके अंदर वो अपने आइडिया को मैच्योर करते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है कि एक कोचिंग सेशन के अंदर हमने एक बिज़नेस की डायरेक्शन ही चेंज कर ली है, सही। जो कि एक बड़ा सक्सेसफुल रहा है। कई कंपनीज़ के स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए। नहीं। तो मोस्टली जो हम जो सीईओज़ होते हैं, कभी हम उनको कोच करते हैं कि वो अपने बोर्ड से किस तरीके से बेहतर तौर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी हम लीडरशिप कोचिंग करते हैं। जितने भी बिज़नेस के मसाइल हैं ना, वो टीम, टाइम या हमारी 3 चीज़ों बिल्कुल। के मुताबिक, डायमेंशंस के मुताबिक होते हैं। तो हम इनमें से जिस भी एरिया पे उसको ज़रूरत होती है, हम उसको कोच करें। यानी 3 डायमेंशंस आपने बोलते हैं, टीम, टाइम, टीम, टाइम और मनी। मनी, यानी इसी के गिर्द सारा जो है इर्द-गिर्द। गिर्द घूम रहा होता है। या तो टाइम मैनेजमेंट के मसले होते हैं, जी, जी। वो जो एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं वो प्रॉपर्ली टीम को काम डेलीगेट नहीं कर पाते, जी, जी। या उनसे काम करवा नहीं कर पाते, या अपने लिए वक़्त नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से वो सफ़र होते हैं। या फिर उनका मसला होता है टीम का, कि वो प्रॉपर उनकी टीम नहीं होती, टीम मोटिवेटेड नहीं होती, के बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अब वो उनको टीम से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करना आता। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि देखें जो सीईओ लेवल होता है, सी लेवल के जितने भी लोग होते हैं, मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और इस वजह से उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। अगर वो सही टाइम दे रहे हैं, अगर उसको वो स्ट्रेस लेवल ले रहे हैं कि वाक़ई मेरी ये ज़िम्मेदारी है और मैं काम करता हूँ, तो जो उनकी पर्सनल लाइफ़ इफ़ेक्ट होती है, इसके बारे में भी क्या कोई कोचिंग होती है आपकी ताकि ये चीज़ों को बैलेंस कर सकें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हम सी लेवल, और ये बड़ी राज की बात बता रहा हूँ, हुँ। जब भी मैं किसी सीईओ को कोच करता हूँ, तो नॉर्मली 3 से 4 सेशंस हमारे प्योर बिज़नेस के होते हैं, वैसे एंड देन इट बिकम्स द लाइफ कोचिंग। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम ह्यूमन्स हैं। अब अगर अगर एक सीईओ है और उसको वो अपनी हेल्थ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा,
वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा या खुद को टाइम नहीं दे पा रहा, तो उस केस में डेफ़िनेटली उसकी एक इम्बैलेंस लाइफ़ होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम उसकी जो पर्सनल लाइफ़ है, उसको भी बैलेंस करते हैं और हम हुँ, उसको टेक्निक सिखाते हैं, जिसके ज़रिए वो कम टाइम के अंदर तमाम रोल्स में एक्सीलेंस लेके आ सकता है। ज़बरदस्त! इसका मतलब है कोचिंग लेनी चाहिए, बड़ी ज़रूरी है ये। इंशाल्लाह हम भी आपसे कोचिंग लेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं कोचिंग की और फिर आपने जो ज़िक्र किया कि फैमिली लाइफ़, तो फैमिली लाइफ़ में मैं ये देखता हूँ कि जो पेरेंटिंग है, इसकी भी कोचिंग आप करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आजकल के माशरे में जो बच्चों की सूरत-ए-हाल है और पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनको वक़्त नहीं देते और उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती, तो एक बहुत बड़ा गैप है इसमें। तो पेरेंटिंग के हवाले से भी आपका कोचिंग होती है क्या आपके पास? बिल्कुल, हम पेरेंटिंग की भी कोचिंग करते हैं। देखिए पेरेंटिंग से हम एक स्टेप पहले आ जाएँ कि पेरेंट्स से पहले वो क्या था, वो शौहर-बीवी थे, जी, जी। या मियाँ-बीवी थे। तो बड़ा ज़रूरी ये है कि जो मियाँ-बीवी हैं, वो इस रिलेशनशिप को समझें और उसको बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म करें। और मामला क्या होता है ये कि हम लोग एक पेरेंट्स का एक हस्बैंड-वाइफ रिलेशनशिप और एक पेरेंटिंग, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं कि भई बस शादी हो गई, तो मियाँ-बीवी हो गए हुँ, और उसके बाद बच्चे हो गए तो हम पेरेंट्स बन गए। लेकिन हम ये सारे के सारा काम हाथसाती तौर पे होता है, हम इसके लिए रेडी नहीं होते, ना हमने कोई ट्रेनिंग ली होती है। तो देखिए जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊँगा, जिस तरह एक बुक है मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो मर्द और औरत जो है ना, इनको अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन दोनों की मशीनरी बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। अगर हमें इस मशीनरी का पता नहीं होगा ना, बल्कि वो ऑथर कहता है कि अ, इन दोनों में ना, मर्द और औरत में एक चीज़ कॉमन है कि ये एक नस्ल इंसानी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक बाकी इनमें पीढ़ी है। कुछ भी नहीं, एक हाँ, स्पेशी है। बाकी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर हमें इन डिफरेंसेस का नहीं पता होगा, तो हम बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, उस प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे। बजाय एक-दूसरे की जी, स्ट्रेस को कम करने के, हम एक-दूसरे की स्ट्रेस को बढ़ा देंगे। तो जेंडर इंटेलिजेंस इज़ समथिंग वेरी इंपोर्टेंट, जिसपे हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि आप किस तरीके से अपोज़िट जेंडर से बेस्ट वे में, डेफिनिटली इस्लामिक बाउंड्रीज़ के मुताबिक आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वंस दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि देखिए, अगर मैं एक बात कहता हूँ कि बच्चों को क्वालिफाइड माँ की जगह खुश माँ चाहिए होती है। अगर एक माँ मुस्कुराती हुई माँ है ना, हाँ जी, वो ज़्यादा बेहतर बेनिफिट दे सकती है बच्चे को, बजाय कि वो एक क्वालिफाइड माँ हो। सही। तो हस्बैंड वाइफ का आपस में अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पेरेंटिंग के अंदर देखते हैं और हमारे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो बच्चे सफ़र होते हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ में जाते हैं, उनके इमोशनल डायलेमास होते हैं। सही। अच्छा, ये वाइफ़ हस्बैंड का ताल्लुक एक हो गया जिसके ऊपर भी आप काम करते हैं। और अगर बच्चों की ट्रेनिंग के हवाले से बात करें, मैं तो अक्सर जब कभी बात करता हूँ किसी दोस्त से या गपशप हो रही होती है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि वाक़ई पेरेंटिंग क्या होती है, तो मैं उसके बाद ना हर वो शादीशुदा या जो जिसकी अभी-अभी शादी हुई और अभी बच्चे नहीं हुए, मेरा दिल करता था कि मैं उनको अच्छी तरह समझा दूँ कि शादी के बाद जब बच्चे होंगे तो आपने उनको कैसे ट्रेन करना है। क्योंकि जब बच्चों का जो पहला टाइम होता है 1 साल से पैदा होने के बाद जो 6, 7, 8 साल है, और मैं साहिल अदीम का ज़िक्र करना यहाँ ज़रूर समझूँगा और वो भी यही कहता है कि जो 5, 6, 8 साल होते हैं, इसमें आप बच्चों को जो दिल करे सिखा लें। कई ज़ुबानें सिखा लें, वो सीख जाते हैं। और हमारे माशरे में क्या होता है कि नहीं, इनके ऊपर बर्डन नहीं डालना, इनको स्कूल नहीं भेजना, इनको ये नहीं सिखाना, इनको रिलैक्स करने दें, 6 साल के बाद देखेंगे कि हम क्या होगा। तो जो अर्ली एजुकेशन है और उनको सिखाने का जो प्रोसेस है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि बच्चों पे बर्डन डालना चाहिए? देखिए, एक तो बात ये है कि बच्चों में ना बहुत सारा पोटेंशियल होता है और आप बच्चे की एग्ज़ाम्पल ऐसे देख लें कि जिस तरह एक बीज होता है ना, हुँ, ठीक है? बच्चा एक बीज की मानत होता है, जिसके अंदर आप देखिए एक बीज के अंदर कितनी पूरी दुनिया समाई हुई है, ठीक बिल्कुल, है? तो जब आप बीज को बो देते हैं, आपका काम क्या है कि आपने उसकी गोडी करनी है, उसको पानी देना है, पानी देना। ठीक है? आपने उसको इवैल्यूएट नहीं करना। अ, आप ऐसे नहीं करते कि उस बीज को निकाल के देखते हैं कि हाँ भाई, तुम इतने बड़े हो गए, अभी तक तुम ये नहीं कर सके। आप उसको बार-बार निकाल के देखते नहीं है। तो उसको अपने एक पौधे की तरह एक एनवायरनमेंट देनी है। देखिए, अल्लाह ताला ने जो जब भी बनाया ना, यानी आप देखें कि आप बच्चों को देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो इनको किसी ने भी नहीं सिखाई होती। किसी रूल से तो अल्लाह ताला ने बच्चों को फुल क्रिएटिविटी, फुल कॉन्फिडेंस और फुल कैरेक्टर के साथ भेजा है। वो एक बहुत पाक रूह है जो कि अच्छी खसलत पे दुनिया में आई है। आई है। और हम वालिदैन और स्कूल्स क्या कर रहे होते हैं, यानी वेरी सॉरी टू से, बच्चे को कब पहली दफ़ा पता चलता है कि वो स्टूपिड है, जब वो स्कूल में जाता है। स्कूल उसको बताता है कि भई तुम जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, बेसिकली तुम स्टूपिड हो। और उसके बाद क्या है कि हमारे वो सारे के सारे यू नो दैट कि इंडस्ट्रियल एज है, उसकी वजह से एक पूरा स्कूलिंग का सिस्टम बना हुआ है। तो मेरा ख़्याल है कि जो वालिदैन बेस्ट कर सकते हैं बच्चों के साथ, वो ये कर सकते हैं
कि उनके शौक को बरकरार रखें, उनके कैरेक्टर कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, उनकी क्रिएटिविटी को बरकरार रखें। और मैं एक छोटी-सी आपसे एग्ज़ाम्पल दूँगा। बच्चे को हर चीज़ का शौक होता है। आप देखिए जब छोटा बच्चा होता है, वालिद जा रहे हैं नमाज़ के लिए, वो रो पड़ेगा, मैंने जाना है, हाँ, हाँ। ठीक है? बुक्स वो पढ़ के उठा के पढ़ने की कोशिश करता है, बच्ची बर्तन धोने की कोशिश करती है। हम क्या करते हैं? सारी चीज़ें हम उसकी स्टॉप करते हैं। बच्चे को मस्जिद नहीं लेके जाते हैं और उसके बाद क्या होता है जब बच्चा 13 10 साल का होता है, अब हम कहते हैं भाई इस्लामिकली तो हमें इजाज़त है कि इसकी पढ़ाई करो। हाँ। भई आप उस बच्चे को जब वालिदैन खुद नमाज़ पढ़ेंगे और बच्चा देखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नमाज़ ये अक्सर बात मैं अपने दोस्तों से भी करता हूँ कि बच्चों को समझाने और सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्वालिटीज़ चाहते हैं ना कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए, अगर आपने सही पेरेंटिंग करनी है, अगर आप सही बाप हैं, सही माँ हैं, तो वो सारी चीज़ें आपने पहले अपने खुद अंदर पैदा करनी है और खुद उस पर चलना है। उस बच्चे में खुद ब खुद आ जाएँगी, क्योंकि बच्चा तो कॉपी करता है। उसका मेंटर, उसका जो हीरो है, वो तो माँ और बाप होते हैं। तो अगर हम सही तरबियत करते हैं, जो इसका पहला असूल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिल्कुल है। कि आपने वो सारी चीज़ें खुद के अंदर पैदा करनी है। 50-60% वो खुद ही बच्चे में पैदा हो जाएँगी और बाकी जो है वो आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो उनकी अच्छी चीज़ें लगती हैं उसमें करें। जो हमारे स्कूल का सिस्टम है, जिसमें ये ए ग्रेड लेना और फिर बहुत ज़्यादा नंबर लेके, आज तो मैं देखता हूँ कि 1000 में से 980 और 990 और 996 नंबर लिए जा रहे होते हैं। ये जो एजुकेशन है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है और पेरेंट्स को कितना जो है वो ज़ोर देना चाहिए इस पर कि अच्छे ग्रेड्स लें और अच्छे इसका बारे में, क्योंकि कोचिंग का इसके साथ ताल्लुक है, तो इसका आपके बारे में अब क्या ख़्याल है? जी, इसमें एक तो बात मैं आपको ये कहूँगा कि देखें इसकी इसकी ना इसको समझने की ज़रूरत है। और आप ज़रा इस बात को देखें कि क्या हज़ारों साल से जो एजुकेशन सिस्टम था, वो यही सिस्टम है जो आजकल चल रहा है? ऐसा नहीं था। ये जो करंट स्कूलिंग सिस्टम आया है, इसको 250 से 300 साल हुए। इससे पहले ये सिस्टम नहीं था। और इस सिस्टम के अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन मसला ये है कि ये सिस्टम इतना वाइड स्प्रेड हो गया, हम एक कंज़्यूमर सोसाइटी में रहते हैं। तो इतना वाइड स्प्रेड हो गया है कि हम वी आर इंटू इट। अब मिसाल के तौर पे एक बुक है जॉन हॉल्ट की, आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके अंदर वो बताते हैं कि स्कूलिंग जो सिस्टम था वो आया था इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को सपोर्ट करने के लिए। वो सही। और आप इसको देखें कि हुँ, हुआ ये कि जब इंडस्ट्रीज़ कायम होना शुरू हुई तो वालिद भी चली गईं, वालिद भी चले गए और वालिदा दोनों चले गए इंडस्ट्री में काम करने फैक्ट्री के में लिए। काम करने के अब लिए। बच्चे घर पे हैं, बच्चों की कौन टेक केयर करे? तो उन्होंने एक स्कूलिंग का सिस्टम बनाया कि भई हम एक ऐसा इदारा बनाते हैं जहाँ पे आप बच्चों को छोड़ दें। फिर उन्होंने सोचा कि अगर हम बच्चों को वहाँ पे छोड़ दें और बच्चे बड़े हो जाएँ तो फिर तो सारे के सारे इकट्ठे आ जाएँगे इंडस्ट्रीज़ में। तो उन्होंने कहा कि जी फिर ऐसा करें, इनका करिकुलम बनाएँ, इनकी क्लासेस बनाएँ, क्लास 1, 2, 3, 4। क्लास 1 में बता दिया कि ड्रॉप क्या होता है, क्लास 2 में बता दिया कि बारिश क्या होती है, क्लास 3 में बता दिया कि क्लाउड्स क्या होते हैं, क्लास 4 में बता दिया कि वाटर साइकिल क्या होती है, ताकि सारे के सारे बच्चे बैचेज़ में आएँ, हाँ, इकट्ठे ना आएँ। सही। दूसरी दूसरी बात ये है कि जो पूरे का पूरा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का है, अगर इस पूरे के पैटर्न को हम देखें, स्कूल में क्या होता है, बेल बजी सारे बच्चों ने क्लास में पहुँचना है। असेंबली है, सारों ने यूनिफ़ॉर्म में होना है। बेल बजी अगली क्लास, पूरा करिकुलम है। अब अगर एक बच्चा है, उसको एक चीज़ इंटरेस्ट करी, वो चौथा चैप्टर तीसरे से पहले नहीं पढ़ सकता। हाँ, वो क्लास में सवाल नहीं कर सकता। तो बेसिकली स्कूल्स का आउटपुट ये रिक्वायर्ड था। स्कूल्स कहते हैं कि हम सिमिलर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि एक ऐसी मखलूक पैदा की पैदा जाए, किए जाएँ। जो कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर एज़ वर्कर काम की जाए हाँ, और वो बैचेज़ के अंदर आए। और वही काम आज हो रहा है। सही। आप अपने बच्चों को कितनी कोचिंग करते हैं? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वैसे कहते ये हैं कि कभी किसी को फ्री कोचिंग ना करें और कभी आप अपने घर वालों को कोच ना करें। तो उसकी वजह ये है कि एक हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है। सही। लेकिन स्टिल मैं अपने बच्चों को कोच करता हूँ इनडायरेक्टली। हुँ, अच्छा, मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस अपनी शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे मेरे मेरे कोच थे नैयर अब्दुल रब साहब, उनसे मैंने सीखी। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को वन टू वन टाइम ज़रूर दें। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से जब से मैं कोचिंग ले रहा हूँ, तो मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि हर हफ्ते एक मेरी होती है वन टू वन डेट विद माय वाइफ। हाँ, मेरी शादी को तकरीबन 19 साल हो गए, ठीक है। सही। तो हर हफ्ते मेरी और वाइफ का एक टाइम होता है जिसमें अपने वाइफ को मैं लेके जाता हूँ और वी स्पेंड वन टू वन टाइम 3-4 आवर्स। और इसी तरीके से मेरे क्योंकि 5 बच्चे हैं, तो हर बच्चे को मैं 1 हफ्ते में 2 से 3 घंटे के लिए अपने साथ रखता हूँ। ये जो पहली बात है आपकी ना, ये इस पॉडकास्ट के बाद प्रॉब्लम करेगी ओह! कि मुझे भी हर हफ्ते टाइम चाहिए, वो भी 2-3 घंटे सेपरेटली। क्वाइट इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह इतना टाइम देते हैं आप। हम भी कोशिश करेंगे कि इतना टाइम दें। बेगम को तो आपने 2-3 घंटे हर हफ्ते दे दिए, वेरी गुड।
बच्चों को कितना टाइम देते हैं सेपरेट? बच्चों को नॉर्मली हमारा डिसाइडेड होता है कि 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे से ऊपर हो जाता है। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखें, हम बच्चों को टाइम क्या देते हैं? हम बच्चों को टाइम ये देते हैं कि हाँ भई, पढ़ाई का बताओ। पढ़ाई का बताओ सही। हमने उनसे बात करनी है उनके इंटरेस्ट के टॉपिक, क्योंकि पढ़ाई हमारा इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट नहीं है। सही। अब हमने उसमें उनसे किसी भी टॉपिक पे बात कर ले। देखिए, बच्चियों के लिए तो मसला नहीं, गर्ल्स आर टॉकिंग मशीन। आप बात इनिशिएट करेंगे, आपके 2 ढाई घंटे ऐसे गुज़र हाँ जाएँगे। जी। बच्चों के केस में यू नीड टू स्टार्ट, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को स्टार्ट करें, क्योंकि देखिए होता ये है कि हम बच्चों को टाइम नहीं देते और उसके बाद एक वक़्त आता है जब हम बच्चों से टाइम माँगे होते हैं और बच्चों के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता। सही। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ क्वालिटी टाइम है, जो कि हमारे अपने लिए है। चलो जी, जनाब तनवीर अहमद ख़ान साहब, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त आपने टिप्स दी हैं और उम्मीद है कि नाज़रीन को भी ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। इंशाअल्लाह अगले किसी पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।